सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पाकिस्तान। भीगी भीगी सी सुबह, मज़ेदार सी हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवाओं के साथ आपको आज की सुबह कैसी लगी? और तला कैसे हैं आप? थोड़ा सा लेट हो गए आज, मुझे लगा बारिश में फंस गए होंगे। यकीनन हमारे दो प्रोड्यूसर भी वर्दा फंस चुके हैं, मुदस्सिर और शाब दोनों फंसे हुए हैं, रास्ते में हैं कराची में। बहुत सारे लोग दफ्तर जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि जब बारिश होती है ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो हो जाती है, खड्डे बड़े हो जाते हैं, पानी जमा हो जाता है। वी आर ऑल यूज्ड टू इट, सो नो बिग डील, नथिंग न्यू। और जो ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आ ही जाता है, खड्डे बड़े हो ही जाते हैं। लेकिन साथ साथ अपने व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि जुमा मुबारक। यकीनन जुम्मे का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि हमारा मुस्तकबिल का फैसला कि हम श्रीलंका बनेंगे या नहीं, ये आज हो जाएगा। और जुम्मे के दिन की मुनासिबत से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ी, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप एक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें आप पे नाजिल होती हैं। और इस मुल्क को इस वक्त जितनी रहमतों की ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं, शायद इससे पहले कभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। और यकीनन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, तमाम तर सियासी नज़रें, तमाम तर मुल्की इदारों की नज़रें, हर पाकिस्तानी की नज़र आज पंजाब असेंबली पर है। कौन बनेगा नया वज़ीर आला पंजाब, जिसके बाद वफाकी सूरत हाल क्या होगी, जिसके बाद मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन वाज़े हो रहा है आज, मैं आपको मालूम है वर्दा काफ़ी वक्त से कहता है मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क डिफॉल्ट हो गया। आप तो काफी अरसे से ये बात कह रहे हैं, तकरीबन जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब से कह रहे हैं जैसे डॉलर 200 से ऊपर गया था, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम डिफॉल्ट कर चुके हैं ऑफिशियली, हम सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को। और देखिए इमरान खान ने भी कह दिया कि हम श्रीलंका ना बन जाएं। क्या होता है कि बड़े बड़े लीडर्स ओपनली नहीं कहते कि दिवालिया डिफॉल्ट, वो कहते हैं हम श्रीलंका ना बन जाए। कलमंद के लिए इशारा काफी होता है, आपको इशारा दिया गया है कि अगर अभी फैसला सही नहीं हुआ, अब भी धांधली हुई, अब भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई, अब भी कायदे आजम जिंदाबाद। वैसे मूवी काफी चल रही है आजकल सिनेमा में, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी सियासत पर ही बड़ा फिट होता है। अब भी हम कायदे आजम जिंदाबाद करते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं किया, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि करप्शन की नजर, हॉर्स ट्रेडिंग की नजर बड़े बड़े सियासतदान हो जाते हैं, अपना पूरा सियासी करियर दाव पे लगा देते हैं पैसे की खातिर, एक नोट की खातिर। और आप देखें कल भी किस तरह के हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिले। क्लियरली कहा गया है कि बोलियां अब 1 अरब से क्रॉस कर चुकी हैं, और अगर अब उस पर भी नहीं माना जा तो फिर फैमिली की तरफ धमकियां दी जा रही हैं, पर्सनल वार किए जा रहे हैं। तो आप देखें कि सियासत में किस तरह का उतार चढ़ाव या उथल पथल मची हुई है इस वक्त कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। मुस्तकिल गवर्नमेंट की साइड से राना सना तो क्लियरली धमकियां दे रहे हैं भाई कि आपको सरप्राइज मिलेगा। बिल्कुल फड्डा कहते में मैदान जंग बना हुआ है। तो मुझे ये देखना है कि पंजाब असेंबली में इस वक्त सूरत हाल जंग में गोलियां भी होती हैं, टैंक्स भी होते हैं, जहाज भी होते हैं। असेंबली के अंदर ये आएंगे नहीं ना, तो वहां पे फड्डा होगा, ये चमाट, ये जूता, ये बाल खींचो, बाल आपको 200 मजारी के बाल याद नहीं है। 2021 की जो जंग होती है ना, वो अब अलग जंग होती है, वो अब सिर्फ ऐसी मजारी के बाल आज खतरे में है। यकीनन उन्होंने सिक्योरिटी ज्यादा मंगवाई हुई है। बड़ी खबर यानी टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं, फिर प्रोग्राम का मजीद आगे बढ़ेंगे। पंजाब का वजीर आला कौन, फैसले का दिन आ गया। पंजाब असेंबली के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डेरा गाजी खान में गैर मुल्की खातून की मुबैना बेहुरमती का वाक़या, मरकजी मुलजिम रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद से भी एक जुनूनी शख्स की खातून को हिरासा करने की वीडियो वायरल। शहरियों का जिनसी जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स तेजी से मकबूल। पाकिस्तानी नौजवान सादुल्ला वाला ने 11 साल की उम्र में अपने पहले स्टार्टअप शुरू किया और आज कम उम्र स्टार्टअप के डायरेक्टर बन चुके हैं। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, उभरते सितारों से आज आपकी मुलाकात होगी। एक्टर और सिंगर उबैद खान भी दुनिया बोल है में आज मेहमान बनेंगे। अच्छा, आज जब प्रोग्राम शुरू हम कर रहे थे, प्लान कर रहे थे बर्दाश्त को कल, तो मैंने यकीनन अपने प्रोड्यूसर साहब से बड़ी बहस की। मैंने कहा कि ये यकीनन सियासी माहौल की गर्मा गर्मी तो है ही है, लेकिन इस वक्त मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है मॉनेटरी, फिस्कल और फॉरेन पॉलिसी की अलाइनमेंट की। हमें चाहिए कि हम ये तीनों पॉलिसियां एक लाइन में ले आएं, वरना जब तक ये कनेक्टेड नहीं होंगी मुल्क की पॉलिसी सही नहीं होंगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह आपको याद है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था, उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, सारी सियासी जमातें एक हो गई थी, एक मंशूर बनाया गया था कि हम मुल्क को ऐसे लेके चलेंगे, मसाइल से ऐसे निकालेंगे। इस वक्त हमें ज़रूरत है नेशनल इकोनॉमिक प्लान की,
ताकि हम अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करें। हम कब तक कटोरा लेके दुनिया में फिरते रहेंगे। और ये जो इलेक्शन आप देख रही है ना मुल्क में, चाहे वो वजीर आला का हो, वजीर आजम का हो, आम इंतखाबात हो, बल्दियाती हो, ज़िमनी हो, ये सब डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ये सही डायरेक्शन में नहीं गया तो जिस तरह इमरान खान ने कहा श्रीलंका बनेंगे, दिवालिया हो जाएंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, सबकी राशनिंग होगी। यानी एक शख्स पे बैरियर लगा दिया जाएगा कि आप 15 लीटर दिन में इस्तेमाल करेंगे, आप 10 किलो आटा एक बैग ही दिन में ले सकते हैं, आप इतना कुकिंग ऑयल लेंगे, इतना ये लेंगे, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड करके, इक्वली डिवाइड करके सब सर्वाइव करें। सर्वाइवल की बात आ जाएगी। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही पाकिस्तान रहेगा, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे, ऐसे ही लीडरान रहे, यही सियासत रही, यही करप्शन रही, यही चोरी रही, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस वक्त मुल्क को एक अच्छे नेशनल इकोनॉमिक प्लान और एक ऐसी टीम की जरूरत है। वर्दा कि होता क्या है, एक सियासतदान जाता है, एक सियासतदान आता है, पुराने की पॉलिसी नया वाला हटा देता है। ऐसी टीम की जरूरत है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएं वो कंटिन्यूस 5-10 सालों तक चले, ताकि उसके लॉन्ग टर्म समरात हमारे मुल्क को, मईशत को, सियासत को, मुआशरत को मिल सके। और तलहा इसका फैसला तभी होगा जब सही से हुकूमत का फैसला किया जाएगा। और जो आज का दिन बहुत बड़ा है, जैसा कि हमने स्टार्ट में ही आपको बताएंगे, सबसे बड़े सूबे पंजाब में वजीर आला के इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली में चुनाव आज होगा। और हालिया ज़िमनी इंतखाबात में अब 15 सीटों पर, ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह हासिल रही है। और ये फतह हासिल करने के बाद तरीन पोजीशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो सबसे आगे हैं। अच्छा, नून लीग के लिए एक बुरी खबर ये है कि नून लीग की एक एमपीए को कोविड हो गया है और अब वो क्वारंटीन में है। तो ये उनके लिए एक बहुत सैड न्यूज़ है। आप देखिएगा 1-2 घंटे में नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि उनको वोट डालना है। सख्त मुकाबला हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान। देखना यह है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। बहुत टफ मुकाबला चल रहा है इस वक्त, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं जीतने के लिए। हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी क्या इंतजाम है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे लाहौर में जाफर बिन यार, उनसे जानते हैं। जी जाफर, बताइएगा क्या सूरत हाल है पंजाब असम्बली की? जी बिल्कुल, आज अगर हम बात करें के हवाले से तो बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज जो पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार उसका चुनाव किया जाएगा। इस आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जिसको काफ लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, वो उम्मीदवार हैं। साथ मियाँ हमजा शहबाज शरीफ नून लीग के, वो पहले भी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब थे। अब यही देखना है क्या वो अपना ओहदा बरकरार रखेंगे। मुकाबला बड़ा सख्त है, रात गए जोड़ तोड़ होता रहा है। आसफ अली जरदारी रात बड़ी लेट तक जो है चौधरी शुजात के पास बैठे रहे, बड़ी एक लंबी मीटिंग चली है। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान बड़ी एक लंबी मीटिंग हुई है रात गए तक, और जिसमें ये सब चीज़ें तय पाई किस तरह आज का मुकाबला करना है कि पीटीआई भी इस तरह बड़ी पुर उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन बड़ी भारी अक्सरियत से जीती है। 15 उन्होंने नशिस्तें हासिल की है, जिसके बाद उनकी पोजीशन 178 हो जाती है। और इसके बाद कावली की अगर 10 सीटें मिला ली जाती हैं तो उनकी तादाद 188 है, जिसके बाद कावली की जो पोजीशन है बड़ी वाज़िया नज़र आ रही है जीतने के। परवेज़ इलाही आज शायद वज़ीर आला पंजाब बन सकेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें इसके बरक़्स नून लीग है, वो बिल्कुल हार के किसी तरह नहीं बैठी, वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं। आसफ अली 2 रोज से जो है लाहौर में मौजूद है। कल एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, रात गए तक अरकान असेंबली किस तरह पहुंचेंगे पंजाब असेंबली, क्योंकि सब होटल में मुकीम है ना? जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता जब वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से हुआ तो बड़ा हंगामा पंजाब असेंबली में देखने में आया था कि जिस तरह पुलिस अंदर चली गई थी, तशद्दुद किया गया अरकान असेंबली पर। लेकिन आज कहा जा रहा है कि बड़ा पुरअमन रखने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि अगर पुलिस को जो है खड़ा करना पड़ा, उनको तैनात किया गया तो पंजाब असेंबली से 1.5 से 2 किलोमीटर के दूर फासले पर तैनात किया जाए। अभी तक पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द, पंजाब असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के मरकजी गेट पर किसी किस्म की कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही। जी जाफर, देखिए रात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये इस रात में लेट नाइट अंधेरों में बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। जैसे कि मुलाकात का आपने ही बताया कि चौधरी साहब की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, उसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी हुई और बड़ी वायरल हो गई है। और उस तस्वीर को मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब जो है इस वक्त स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि यकीनन उस तस्वीर से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम जानते हैं जरदारी साहब की काबिलियत क्या है। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को होटलों में रखा हुआ है, बस में एक साथ लेकर आएंगे। पीटीआई के कुछ मेंबर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कल टेलीविज़न पे आके ये इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे अरकान को किडनैप करने की कोशिश की गई है, ताकत से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हम बच गए, हमने भी अपनी सही लाया अमल इख्तियार किया।
मैं क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जो रात की मुलाकात है उसमें एक तस्वीर थी जिसमें चौधरी साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, दोनों रिक्लाइनर्स पे बैठे हैं और दोनों अपनी टांगे ऊपर किए हुए थे। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखाएं और आने वाली है आपके पास अभी थोड़ी देर में। तो यकीनन इस मुलाकात के बाद और रात को लेट नाइट जो मीटिंग्स हुई हैं जाफर, उसके बाद सिचुएशन तब्दील हो सकती है। देखें, एक को कोविड भी हो गया है, हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, किसी को कोविड और हो जाए, हो कुछ भी सकता है। आपको लग रहा है कि हो जाएगी तला? हाँ, मिल्की, आपको लग रहा है क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी किसी के साथ, कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। इस वक्त जितने पैसे चल रहे हैं जाफर, आपको भी मालूम है कि जब 40 करोड़ की खबर चल रही है कि एक बंदा लेके तुर्की पहुंच चुका है, तो कोई बंदा 10 करोड़ रुपए लेके हार्ट अटैक की एक्टिंग भी कर सकता है, कोई 5 करोड़ रुपए लेके एक जाली कोविड का लेटर बना लेगा, बोलेगा मुझे कोविड हो गया, मैं क्वारंटीन में जा रहा हूं। तो जाफर, एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि कल रात बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं लेट नाइट। जी तला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि अचानक पता चलता है कि एक जो मेंबर असम्बली है वो तुर्की चला जाता है, किसी को पता चलता है कि कोरोना निकल आता है, किसी को कहा जा रहा है कि वो वैसे मुल्क से बाहर है। जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, जिस तरह सियासत चली गई है, जोड़ तोड़ इतना पहले कभी भी शायद पंजाब की तारीख में या मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं देखा गया होगा कि आसफ अली जरदारी को खुद आना पड़ता है पंजाब में और वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं पंजाब की सियासत में। नहीं तो पहले कभी उनका पंजाब में इतना दिलचस्पी नहीं रही, पीपल्स पार्टी में पंजाब में उस तरह नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन 2 रोज़ से वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन पर उनकी जो तवज्जो मरकूज़ है, कल रात जो मीटिंग, आज रात जो गुजर के गई है, जो मीटिंग हुई है चौधरी शुजा से, उसको बड़ी अहमियत का अमल है। और इससे पहले आपको पता है कि राना सनाउल्लाह फाकिर जी बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि अगर 5 मेंबरान असम्बली में नहीं आते तो फिर क्या होगा। इससे जाहिर ये हो रहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आसफ अली जरदारी की ये भरपूर कोशिश है कि वो जिस तरह चाहें हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आला के मुंतखब करवाएं। लेकिन अगर हम बात करें चौधरी परवेज़ लाई की, तो वो भी किसी तरह पीछे नहीं है। उन्होंने अपने तमाम मेंबरान को लाहौर के एक जो है 5 स्टार होटल में माल रोड पे ठहराया हुआ है। थैंक यू जाफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वर्दा, ये अब हमारे पास ये तस्वीर आ गई है, मैं अब प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे। दोनों रिक्लाइनर पे हैं, अगर टिकट थोड़ा सा हमारा हट जाए तो शायद व्यूअर्स देख सकें, दोनों की टांगे हवा में हैं। आप पहले शायद मेरे जुमले का कोई गलत मतलब ना कोई व्यूअर ले रहा हो, इसीलिए मैंने ये तस्वीर दिखाना जरूरी समझी कि दोनों की टांगे हवा में कैसे हैं। यहाँ पे नजरें टांगों पे होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दोनों टांगे करके बैठे हुए हैं रिक्लाइनर्स पे, यकीनन उम्र का तकाजा भी है, लेकिन जब सियासतदान इस तरह टांगे हवा में करके बैठते हैं तो लोग बहुत सारे मतलब ले लेते हैं, बहुत डिफरेंट मानने होते हैं कि यार ये टांगे इनकी हवा में क्यों है, क्या इनके पैर जमीन पे नहीं है, क्या ये रियलिटी से करीब नहीं है, क्या पैसा बहुत सुकून नहीं है, वजूहात क्या है, ये यकीनन एक क्वेश्चन मार्क होती है। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि तख्त लाहौर किसका होगा। यकीनन क्योंकि अब ये टांगे हवा में है तो कुछ भी हो सकता है। तख्त लाहौर किसका होगा, जरदारी साहब की टांगे हवा में है, कुछ भी हो सकता है। वर्दा, फिर बता रहा हूँ, ये जरदारी साहब है, मजाक नहीं है। एक जरदारी सब पे भारी, ये बात हम सब जानते हैं। अच्छा जी, खैर, लाहौर से ब्यूरो चीफ खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे की तरफ जाने बढ़ते हैं और पूछते हैं, जानते हैं कि उनका क्या सोचना है, क्या कहेंगे वो, कि उनको क्या लगता है कि कौन जीतेगा लाहौर का, पंजाब का असम्बली का तख्त। जी बताइएगा खबर अब्बास साहब, क्या लगता है, क्या सूरत हाल लगती है आपको, आप क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की वाज़ेह बरतरी नंबर्स के हिसाब से असम्बली में मौजूद है। 188 के करीब इनके पास नंबर्स हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद। और जो गुज़श्ता रात इनका इजलास हुआ है एक निजी होटल के अंदर, तो वहाँ पर भी इनके मेंबरान की तादाद 186 यानी कि इससे ज़्यादा थी, 187 लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, जो कि जबकि असम्बली में अपनी हुकूमत बनाने के लिए पंजाब की वजारत आला के हसूल के लिए जो है वो 186 वोट दरकार है। जबकि दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनके आज़ाद मेंबरान मिलाकर उनकी टोटल तादाद 178 बनती है। बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है चौधरी परवेज़ लाई साहब को इस वक्त, जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और काफ लीग के भी वही उम्मीदवार हैं। सही, लेकिन खबर साहब, गवर्नमेंट की जानिब से एक सरप्राइज आने का भी काफी खदशा और खबरें मिल रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि गुज़श्ता 4 रोज से आप जो है पंजाब में डेरे डाले बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि मेरी कमिटमेंट थी हमजा शहबाज के साथ कि भाई मैं उनके इक़्तिदार को बचाऊंगा और मैं हर हद इम्कान कोशिश करूंगा, जिसके लिए शदीद राब्ते किए जा रहे हैं। मुबैना तौर पर पंजाब में शदीद किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई है। और तब आप जानती हैं कि एक मेंबर असम्बली ऐसे हैं
तहरीके इंसाफ के, जो कि तुर्की जा चुके हैं और उन पर भी जो है मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम लगाया गया। इसके अलावा 3 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं तहरीके इंसाफ के जिनको जानिब से बाकायदा तौर पर बयान हल्फी जमा करवा दिए गए हैं पार्टी को कि उन्हें जो है वजीर दाखिला ताउल्ला तारड़ की जानिब से किसी खातून MPA के टेलीफोन के जरिए करोड़ों रुपए की ऑफर दी गई है। अभी जो है तमाम कोशिशों के बावजूद खबर मेरा एक सवाल है प्लीज यार, बड़ी आमद हुई है एक सवाल की। खबर पे ये बताइए कि जो पैसा लग रहा होता है, अब जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सदर, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत बचाने के लिए, नून लीग की वजारत आला बचाने, जरदारी साहब अपनी जेब से पैसा दे रहे होंगे या किसी और का पैसा होगा? खबर सला साहब, इसके हवाले से जो जरदारी साहब ने वजाहत दी है, उनका ये कहना था कि अगर तो पीपल्स पार्टी का वजीर आला होता उम्मीदवार तो मैं पैसे जरूर लगाता, मगर मैं हमजा शहबाज पर पैसे क्यों लगाऊंगा। एक जानिब तो वो ये बयान देते हैं, दूसरी जानिब वो 6-6 घंटे जाके चौधरी शुजात साहब के घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना वो हमजा शहबाज के लिए। वो खबर ये स्टेटमेंट में तो आई थी कि हमजा मेरे बेटे की तरह है, मैं इसकी वजारत बचाऊंगा। वही तो आपको बता रहा हूँ कि एक जानिब तो वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होता तो मैं पैसे लगाता, हमजा पे क्यों लगाऊं। दूसरी जानिब वो चौधरी शुजात साहब के घर पे जाते हैं, 6-6 घंटे वहां पर बैठे रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि चौधरी मोहन्नस अलाई साहब से उनकी मुलाकात करवा दें, उनकी चौधरी परवेज अलाई साहब से मुलाकात करवा दें, किसी तरीके इस मामले को हल करवा दें। तो जरदारी साहब जो है वो अपने बयानात को तब यकसर तब्दील करते हुए दिखाई देते हैं, बयान कुछ और देते हैं, अमलन कुछ और नजर आता है। शदीद किस्म की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी भी तरह से तरीके इंसाफ के मेंबरान को रोका जा सके। खबर अब्बास, जाफर बुनियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सूरत-ए-हाल से अपडेट, थैंक यू सो वेरी मच। हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि अभी संडे को कराची में बल्दियाती इंतखाबात थे जो अगस्त में चले गए हैं और पिछले हफ्ते से ही टेलीविजन पर एक हुकूमत, एक सूबे की हुकूमत अपनी कैंपेन चला रही है, अपनी एड्स चला रही है, हमने ये किया, हमने ये किया। क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तानी कवानीन की कि जब इलेक्शन सामने आ रहे हो तो हुकूमती वसाइल, हुकूमती पैसे के जरिए आप अपनी कैंपेन ना चलाएं जो ओपनली चल रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना बैठा है। इसीलिए इमरान खान परेशान है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होते हुए आम इंतखाबात नहीं हो सकते। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है तेरी दुनिया, बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से कि जो बहुत ही यंग हैं और जिस एज में लोग गेम्स खेलते हैं या बाहर साइकिलिंग कर रहे होते हैं, गलियों में क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, दोस्तों में हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, उस एज में इन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। तला, ये एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं वर्दा? ये आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, क्या है, ये बात हम सब जानते हैं कि जो अपना बिजनेस खुद से करते हैं या अपना काम खुद से करना चाहते हैं। क्योंकि पहले हम सुनते थे पहले ज़माने में कि लोग अगर किसी बच्चे से पूछो आप तो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। लेकिन जो आज की नस्ल है, मैं जो आज के नौजवान हैं, आज का जो बच्चा है छोटा, उससे भी 11 साल का अगर हम कहें, उससे पूछें बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहेगा मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं खुद अपना बिजनेस करूँगा। और एक 11 साल के बच्चे ने किस तरह से अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया कि अब वो करते करते आज माशाल्लाह 20 साल के हैं और खुद एक स्टार्टअप ग्राइंड के डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इतनी छोटी एज में कैसे उन्होंने इतना बड़ा सेटअप लगाने का सोचा, उनसे खुद ही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साद अलावाला। Before we start the discussion with Saad, यकीनन entrepreneurship, economics में there are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी होती है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुई वर्दा तो आपके मुल्क में कारोबार नहीं होगा। हम जानते हैं सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात ने हमें अपना कारोबार करने का सबक दिया था। सैडली हम यहूदियों के जाल में फंस गए, 9 to 5 नौकरी करना शुरू होकर अपनी जिंदगियां तबाह कर दी। सबसे पहले तो वेलकम टू दुनिया बोल है साथ, एंड आई एम रियली इम्प्रेस। पहले मुझे ये बताओ कि 11 साल की उम्र में तुमने क्यों सोचा कि मैंने अपना काम करना है, खुद से करना है? पॉकेट मनी कब मिलती थी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो 11 साल के जब थे ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि हमें पॉकेट मनी कम नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। अगर कुछ भी चाहिए होता था या पेप्सी या पेप्सी के और लेस के पैकेट अगर चाहिए होते थे तो हमें खुद पैसे कमाने पड़ते थे, चाहे कुछ भी हो। अब घर से पैसे मिलने नहीं है
तो क्या किया कि हम सुपरमार्केट जाते थे अक्सर अम्मी के साथ, तो वहाँ पे बेटी क्रॉकर के डब्बे होते थे केक के। मैंने क्या किया कि बेटी क्रॉकर के केक के डब्बे लाया, बेकरी गया, देखा केक कितने के बिक रहे हैं, खुद बना के फेसबुक पेज पे एडवर्टाइज़ करके उसको बेचना शुरू कर दिया। तो फेसबुक के थ्रू आज से 11 साल, तो 9 साल पहले मैं फेसबुक पे केक बेचता था। जब डिलीवरीज नहीं होती थी या कुछ नहीं होता था, तो खुद अब राइडर होते तो उनके साथ जाकर डिलीवर करके आता था। हाँ, तो अच्छा से पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं कि क्यों कर रहे हो, अभी पढ़ाई में दिलाओ? कि हमारे अमूमन ये होता है कि अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी कोई कहे कि मैं एक पार्ट टाइम कुछ जॉब करना चाहता हूँ या मैं ट्यूशन देना चाहता हूँ, सबसे पहले माँ बाप का सवाल होता है पूरी दुनिया को कारोबार पे लगा रहे हैं, वो क्यों कहेंगे उन्हें? वो तो बोलेंगे कि यार कि मैं पूरी दुनिया को लगा रहा हूँ, अपने बेटे को मना करूंगा। लेकिन 11 साल की एज में लोग कहते हैं ना कि नहीं, सब पढ़ाई पे फोकस करो, थोड़ी देर अर्से बात करना, थोड़े बड़े हो जॉब करना। यकीनन कि अब्बा ने उनको नमाज का नहीं बोला होगा, ये जरूर बोलो कारोबार शुरू करो जल्दी अपना। ये वाली बात है पब्लिकली नहीं बोल सकता। ओके बट कितने पैसे अकाउंट में इस वक्त आपके? मैं ऑनेस्टली सच्ची बता दो, सच्ची बता रहा हूँ, नहीं अकाउंट में अभी सच्ची 3-4 लाख रुपए होंगे, और वो भी नुकसान में हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं अभी जो भी बिजनेस किया है मेजॉरिटी फेल हुए हैं, तो आई एम प्रीटी मच बैंकरप्ट राइट नाउ। मगर उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस जो मिला है, अच्छा मैं स्कूल नहीं गया भाई, वाह तो क्या लकी आदमी हो यार तुम तो भाई। बहुत ज्यादा। कैसा फील करते हो स्कूल ना जाके? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर मुझे सारे सवालों के जवाब दो आहिस्ता आहिस्ता। बताओ कि क्या, कैसे स्कूल क्यों नहीं गए, पेरेंट्स ने नहीं रोका, अप्रिशिएट किया, कैसे 11 साल की उम्र में शुरू किया स्टेप बाय स्टेप? अगेन क्योंकि आज से 12 साल पहले से मेरे वालिद जो हैं फुल टाइम अब लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इनकम ब्रैकेट जो है, लो इनकम ब्रैकेट, उसको हम हाई स्केल कर सकें। अभी भी यही मिशन है कि $500 महीना हर बंदा पाकिस्तानी कमा सके मिनिमम। तो क्योंकि 12 साल से वो कर रहे हैं, आई हैड सीन इट फॉर 3 years, तो 9 साल पहले तक मैंने फिर बिजनेस अपना शुरू किया, उसमें काम शुरू किया। हर वक्त ये मिला था घर से कि काम करना है, कारोबार करना है, लोगों की मदद करनी है, और पढ़ाई करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो। तो इतना उस पर इतना एम्फेसाइज नहीं होता था। जब मैं 16 साल का था तो हार्वर्ड जो एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसमें एक प्रोग्राम हो रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें मैंने अप्लाई किया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। तो मैं फिर हार्वर्ड गया था एक बूट कैंप के लिए। उस वक्त तक मैं अपना ओ लेवल्स कर रहा था, तो जब वापसी आया तो इतना जोश था कि जी अपना बिजनेस करना है, क्योंकि वहाँ पे 17 मुल्क से बच्चे आए हुए थे, और उसका जो कंपटीशन हुआ था उसमें मैं जीता था। तो दे वर लाइक अराउंड 100 किड्स जिसमें हम जीते। उसमें इन्वेस्टमेंट तक मिल रही थी अपने बिजनेस के लिए। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि अभी फिलहाल प्रोटोटाइप करते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं सही से, फिर देखेंगे क्या करना है। अच्छा, तो वापसी आते ही फिर अपने बिजनेस करने की कोशिश करी। हम लोग पहले जो गाँव में गोबर का बहुत बड़ा मसला है, उससे कि बायोगैस बनाए, उससे बिजली बनाए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सर्कुलर रिसाइकिल करने की आपने चीज़ें की। अच्छा, अभी आप अपने टर्की में समिट भी करें, यहाँ से आप एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है आपने, जिसमें आप एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो अपने साथ एसोसिएट करते हैं, फिर उनको टर्की लेके जाते हैं, एक समिट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको मौके मिले मजीद बिजनेस करने की। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रोग्राम क्या है? राइट, तो अभी जो मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ उसका नाम है स्टार्टअप ग्राइंड, जो एंटरप्रेन्योर्स, कम्युनिटी बिल्डर्स, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको मदद करता है कि वो अपना एक सही रास्ते पे चल के सही लोगों से मेंटरशिप लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो हमने उसकी कम्युनिटी बनाई हुई है। ये ग्लोबल कम्युनिटी है जिसको मैं कराची में चलाता हूँ। हमारे 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और इसको हम अब इसको रन कर रहे हैं। वीकली इवेंट्स होते हैं, लोगों को मदद करते हैं। इकोनॉमिक का स्टार्टअप्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है साथ? करंट इकोनॉमिक क्राइसिस, बड़े बड़े नाम बंद होते हुए देखे, एयरलिफ्ट बंद हो गया। अभी कल ही मैंने देखा है बाबा कार चला गया, रिटेलो के नाम से एक मीना रीजन का था, वो भी बंद हो रहा है। सिविल ऑपरेशन रोक दिए। ये सब चीज़ें ऊपर नीचे आती रहती हैं। असल में इस वक्त फ़िलहाल चीज़ें इतनी अनसर्टेन है कि हर चीज़ को इफेक्ट कर रही हैं। हर लॉजिस्टिक कंपनी को कर रही हैं, साथ साथ स्टार्टअप्स को भी कर रही हैं। स्टार्टअप्स यूजुअली ये करते हैं कि वो 3-4 साल पहले पैसे जलाते हैं कि वो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें। अगर कोई लॉजिस्टिक्स में कोई स्टार्टअप आता है तो वो कहेगा मैं TCS का सारा बिजनेस पहले ख़त्म करूँगा, कब्जा कर लूंगा, फिर मैं उससे पैसे कमाऊंगा। जैसे फूड पांडा ने किया, उसका कंपटीशन कोई आ ही नहीं सकता, उसने इतने इंसेंटिव्स दिए, अब जाके वो पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो बर्न रेट वाला टाइम होता है उसमें अगर सस्टेन नहीं कर पाता स्टार्टअप, तो फिर वो खत्म हो जाता है। स्टार्टअप जो बड़े हैं पाकिस्तान में, ये PTI के दौर में बड़े हैं, तो इसमें खान साहब की पॉलिसी है कोई कमाल है, या फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था? ओके, तो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। हम लोगों का अब ये दिमाग बन चुका है कि वी रियली डोंट केयर अबाउट द गवर्नमेंट एनीमोर। वी बाईपास्ड द फैक्ट कि गवर्नमेंट कुछ करेगी और कुछ नहीं करेगी। पर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो अफेक्ट होता है ना उससे? इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थोड़ा बहुत होता है,
लेकिन अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में जितने स्टार्टअप्स को सीड चाहिए ना साथ, वो इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल्स के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें डॉलर दो, वो कह रहे हैं तुम्हारा मुल्क खसारे में है, तुम्हारे पास डॉलर का रेट ये है, तुम्हारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतने हैं, तुम कैसे मुझसे पैसे मांग रहे हो, तुम्हारा मुल्क तो अभी सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, डिफॉल्ट करने वाला है। ऐसे में स्टार्टअप्स के लिए सीड मनी वेंचर कैपिटल से लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्वेस्टर्स अपने पैसे पुल आउट भी कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से, और आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, दोनों डिक्लाइन कर रही हैं इसी वजह से। ऐसे में यकीनन स्टार्टअप्स के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। फिलहाल अगर देख रहे हैं हम तो इस क्वार्टर में काफ़ी सफ़र किया है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में, जितनी तेज़ी से पिछले साल पैसे आए थे, इतने इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, वो कम हो रही हैं इस साल। बट उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी हों। डॉलर मैंने आज एक प्रोग्राम के आगाज़ में साथ एक तजवीज़ दी अपने हुक्मरानों को, शायद कोई सुन ले। वैसे तो ख्वाब खरगोश में पंजाब के इलेक्शन में बिजी हैं, हमें इस वक्त नेशनल इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत है। अगर हमने कोई नेशनल लेवल पे एक इकोनॉमिक टीम ना बनाई जिसे खुद मुख्तार करके उसको आप आज़ादी देंगे अगले 10 साल के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं और इकोनॉमी को स्टेबल करें, तब तक मैं नहीं समझता कि हमारे हालात बेहतर होंगे। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हम श्रीलंका बनेंगे, और इसमें कोई शक व शुबा ना हो तो बेहतर है। बिल्कुल है, और इसीलिए जो हमारी फाउंडेशन है उसका मेन मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग पे आ जाए, कि डॉलर पाकिस्तान में उसी तरह आ सकते हैं। अभी और कोई ज़राए नहीं है हमारे पास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस यहाँ ला सकें। जो फील्ड होती है, जो फॉर एग्जांपल वीट की क्रॉप होती है, उसको भी उगने में 6-7 महीने लग जाते हैं। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप 2 से 3 महीने में आराम से $300-400 कमा सकते हैं। और पेयोनियर है और अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में पैसे मंगवाते हैं और यहाँ पे आप इनकम अपनी उसके थ्रू बनाएं। पाकिस्तान में 6 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, उसको हमें स्केल करना है, और वही एक सबसे बड़ा तरीका है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को आई थिंक बचा सकता है। सही। साथ देखिए बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप करते हैं, जितने ज़्यादा स्टार्टअप डेली बेसिस पे खुल रहे हैं उतने ही डेली बेसिस पे बंद भी हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो स्टार्टअप करते हैं, उनका फेलियर होता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, बिकॉज उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो सर्वाइव कर सकें, मार्केट में सस्टेन कर सकें इस तरह की अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि इससे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या वो कहाँ गलती करते हैं जो एकदम से इतनी इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन एकदम से वो बैठ जाते हैं, बंद करना पड़ता है? तो हमने देखा है कि अभी जैसे एयरलिफ्ट फॉर एग्जांपल बंद हो गया और बहुत सारे अलग बंद हो रहे हैं, उसके थ्रू ना अभी अगर लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप ज़्यादातर आजकल बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे अब जिस तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है ना कि हम क्या चीज़ें अब सही से सीख सकते हैं उनकी गलतियों से, उसके आउटकम्स जो हैं वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प कर रहे हैं, और लोगों ने पॉलिसीज़ अपनी बेहतर करना शुरू कर दी हैं। तो अगेन लॉस और प्रॉफिट तो होता ही है, चीज़ें खुलेंगी बंद होगी, मगर उसकी वजह से जो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को। लेकिन साथ एक चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है, मेरा ओपिनियन है, यू कैन एग्री डिसएग्री, और यकीनन सबका अपना राइट है। स्टार्टअप्स के जरिए हम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो प्रमोट कर रहे हैं, ई कॉमर्स को तो प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सैडली हम प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए कि मैं हमेशा ही बात करता, ईरान की लस्सी, बिस्किट, चॉकलेट, इंडिया अपनी एम्बेसडर गाड़ी में उनके मिनिस्टर चलते हैं, हमारे मिनिस्टर लैंड क्रूजर V8 में चलेंगे। हम लोग लोकल प्रोडक्शन पे जोर नहीं देंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेंगे, जिससे बड़े फायदे होंगे एम्प्लॉयमेंट के, इन्फ्लेशन के, GDP के, आपके प्रोडक्ट के, लेकिन सैडली हम नहीं जा रहे इस प्रोडक्टिविटी की तरफ। व्हाई इज दैट? तो आई रियली डोंट थिंक दैट्स द केस। व्हाई? एक कंपनी है, उसका नाम है यूटोपिया। ओके। उनकी $500 मिलियन से ज़्यादा की सेल है हर साल की ऑन अमेजोन। और ऑफ चाइना से उठा के बेच रहा है ना भाई, पाकिस्तान exactly, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान से उठा रहा है। हर चीज़ वो अपनी खुद बना रहे हैं पाकिस्तान में, नॉर्थ नाज़ोबाद में। वाओ, यूटोपिया। उन्होंने पिछले साल 3 से 4 अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगाई हैं सिर्फ अपनी चीज़ें अमेजोन में बेचने के लिए। ही इज़ वन ऑफ द टॉप 10 सेलर्स ऑन अमेजोन, और वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इस तरह के केसेस बाहर सामने कम आते हैं, लेकिन वो इन द बैक चल रहे हैं। फैक्ट्रीज अगर हम देखें ओवरऑल तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लग रही हैं। हमारे घर में कॉन्वर्सेशन यही होती हैं कि जी वो फैक्ट्री लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की अब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे ही बिजनेस बढ़ता है, और अगेन जिस स्पीड पे चीज़ें होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही, बहुत उसमें हम नुकसान उनकी फैक्ट्री में बिजली आ रही है, गैस आ रही है, हम सोलर पैनल लगाते हैं। सोलर पैनल से चलते हैं, अकलमंद है। आप भी सोलर पैनल लगाइए, अकलमंदी का मुजाहरा कीजिए। हमारे घर में हम बिजली का बिल पे नहीं करते, हम लोग दबा के AC चलाते, कोई बिजली का बिल पे नहीं करते, सोलर पैनल लगाए। वेरी गुड, बहुत वेरी इंटेलिजेंट।
स्मार्ट प्ले। अच्छा साथ मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ कि ये एक ड्रॉबैक भी है हमारे, जैसे आपने कहा कि एक पाकिस्तान से कंपनी अगर ऑपरेट कर रही है तो अगर हम बीइंग पाकिस्तानी हम वहाँ से ऑर्डर करना प्रेफर नहीं करें कि यहाँ पे कोई इतनी क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी हम उन्हीं वेंडर से माल मंगवाते हैं जो चाइना के होते हैं या आउट ऑफ कंट्री होते हैं। इज दैट ट्रू कि ये भी एक बड़ी वजह है कि हम अपने ही लोगों को प्रमोट नहीं करते या उन पर ट्रस्ट नहीं करते? हमारी मार्केटिंग थोड़ी ख़राब है इंडिया में ना, इंटरनली या एक्सटर्नली उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है। इंडियन लोगों को और पाकिस्तानी लोगों का लाइफस्टाइल भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इंडिया के बारे में सोचते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें को सोचने को मिलता है, गोवा के बारे में सोचते हैं, मुंबई की अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान के सोचते हैं तो हमें अच्छी चीज़ दिमाग में आती नहीं। तो मार्केटिंग वाला एक एस्पेक्ट है जो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उसको सही करें। वो टूरिज़्म के थ्रू होगा, वो वीडियोस बना के होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन अगर हम अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों की करेंगे। जैसे मेरा कज़न है, उसने ग्रीन लाइन की वीडियो बनाई, उस पर 2 लाख व्यूज़ आ गए, लेकिन जब न्यूज़ चैनल की स्किट ऑनलाइन जाती है तो उस पर शायद 50,000 व्यूज़ आए। तो कंटेंट हम अच्छा नहीं बना रहे और उसकी वजह से जो प्रमोशन है वो हो ही नहीं रही अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ों के बारे में जोर ही नहीं उन पर कभी पड़ता। हमें तो ये देखने को मिलता है कि गैस पे सब्सिडीज़ हैं, बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडीज़ हैं, हालांकि बिजली ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए गैस से, क्योंकि गैस हम लोग उल्टा सब्सिडी दे के हमारे घर में आती है, हम उससे गीज़र भी चला रहे हैं। मैं जिस नेशनल इकोनॉमिक प्लान की बात कर रहा हूँ ना, साथ उसके अंदर जो है स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशल प्लान होना चाहिए कि किस तरह हम उनको प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर ग्रेट थॉट्स। थैंक यू सो मच। ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और इस वक्त दुनिया को बोल के साथ साथ गोल घुमा रहा है डॉलर। डॉलर पूरी दुनिया में प्रेशर में है और डॉलर ने पाकिस्तान को बड़ा प्रेशर में लिया हुआ है। हमने देखा कल इंटरबैंक मार्केट में 227 के करीब गया, लेकिन कल जो डॉलर के लिए सबसे खतरनाक घंटी जो बजी वो उस वक्त बजी जब पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसकी एलसी खोली गई और उस एलसी को जो खोला गया स्टेट बैंक में वो 245 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से खोली गई। इससे वाज़ेह होता है कि डॉलर कहां जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी जब कल खिताब किया, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लाइव जब वो कौम से खिताब कर रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि डॉलर 250 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ये खबरें भी हमें मौसूल हुई, लोग मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं डॉलर के, हुकूमत नाकाम हो गई है। चंद दिनों पहले, उससे पहले भी ये खबर आई थी कि 2 बैंक्स को स्टेट बैंक ने डॉलर देने से मना कर दिया। उन्होंने ओपन मार्केट से पैसा सारा उठा लिया, डॉलर जितना भी मौजूद था, जिसके बाद डॉलर को पर लगे। सवाल ये होता है कि अब डॉलर आते हुए तो नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब, वफाकी वजीर खजाना, ये कहते हैं IMF के पैसे आने वाले हैं, ADB के पैसे आने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे आने वाले हैं। आने वाले हैं तो भाई कब आएंगे ये नहीं पता। तलहा भी कभी मैंने ये नहीं कहा कि इस तारीख को इस दिन आ जाएंगे, सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि आने वाले हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा आपसे सवाल है सर, 229 पर इस वक्त डॉलर है, 229 सर। इमेजिन 229 पे इस वक्त वो ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में भी उससे ऊपर जा रहा है। मेरा शाहिद साहब आपसे सवाल ये है, मैंने ये प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, हमारे मुल्क में एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। हमारी मुल्क की मईशत पर इकोनॉमिक हिटमैन्स का हमला हो गया है, हम क्यों नहीं अपना मुआशी प्लान बना रहे? हमें नेशनल इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है जिसमें हम मॉनेटरी, फिस्कल और फॉरेन पॉलिसी को अलाइन करें और एक टीम बनाएं जिसको बाइख्तियार करें और अगले 10, 15, 20 सालों के फैसले करने की इजाजत है जिसे कोई बदल ना सके। क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं कि हम श्रीलंका बनने वाले हैं या बन चुके हैं और छुपा रहे हैं। आप क्या कहेंगे शाहिद साहब? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहूंगा कि नरम से नरम अल्फाज में मैं ये समझता हूं कि जो कुछ रुपए की कदर के साथ हो रहा है उसको मिस्टीरियस और पुरअसरार कहा जा सकता है। और जब इनको कटहरे में लाया जाएगा खुद स्टेट बैंक को और मौजूदा हुकूमत को, तो वो न इसका दिफा कर सकेंगे न इसका जवाब पेश कर सकेंगे। और ये सब क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये तो बड़ा अहम सवाल है। IMF के कहने पे कर रहे हैं सर, IMF के कंट्रोल में कहा जाता है स्टेट बैंक भी। नहीं, देखिए IMF को खुद मुख्तारी दे दी गई थी, तो खुद मुख्तारी बहरहाल दी गई थी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान।
खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं है कि स्टेट बैंक कह दीजिए मैं तो सट्टेबाजी होने दूंगा, मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग होने दूंगा, सरमाए का फरार होने दूंगा, मैं एक्सचेंज कंपनीज को बुला के बात नहीं करूंगा कि ये आप क्या तमाशा कर रहे हैं, ये रुपया क्यों जा रहा है। लेकिन शाहिद साहब आप देखें ना, आप स्टेट बैंक पे तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सैडली जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं चाहूंगा आप उनको भी अपने सर्कल में लेकर आए। पीएसओ की LC 245 पे खुलिए, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाशा हो रहा है कि हुकूमत जो है, वजारत खजाना ये कहती है कि ये वो तो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी हासिल है, और अगर हमने बीच में कोई मुदाखलत की तो IMF ये कहेगा कि जी आप कर्जा तो अभी आपका मिला नहीं है और आपने जो है वायलेशन शुरू कर दी। ये जो खौफ है इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान कोई पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ वजीर खजाना से और पूरी काबीना से और शहबाज शरीफ साहब से कि क्या पाकिस्तान का मुल्क है कि दुनिया में 4% का अगर डॉलर का रेट है तो हम 13% पर कोई मुख्तसर मदद पर 5 से 10 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे नहीं ला सकते, और उस दुनिया में 4% के बजाय 12% पे ले आए। 2 महीने के लिए आप पैसे लाते, उसको जो है रिजर्व ठीक करते इसे, और उस रिजर्व से रुपए की कदर को गिरने से रोकते, और फिर IMF के पास जाके तेज रफ्तारी से कर्जे के लिए मामला तय करते। तो इस तरफ तो ये हुआ कि हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की कि इस किस्म के रिजल्ट बढ़ाए जाएं, और जो चीज नाकाबिल फहम है जो जवाब नहीं दे पाएंगे वो ये है कि हमने जानबूझ मामला तय करने में गैर जरूरी ताखीर क्यों की। उसका कोई जवाब इसलिए नहीं है कि जब ये IMF से मामला तय करके आए थे तो उसके बाद 10 जून को बजट बनाया गया, वो IMF के साथ जो इस हुकूमत ने मामला तय किए थे, इस मौजूदा वजीर खजाना ने किए थे, उसके खिलाफ बजट बनाया गया, तो क्या खामोश बैठा रहेगा? ये किसके हुक्म पर ये गलत बजट बनाया गया था, किसके हुक्म महीने की ताखीर की गई? ये तो मई में पैसा मिल जाना चाहिए था। तो ये जो 2 बातें मैंने बताई हैं ये इतनी पुरस्कार हैं। सर मिफ्ता साहब के बॉस तो इसाक डार हैं और फिर नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन बीच में कहीं शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, तो फिर उनकी तरफ से ही कहा गया होगा मिफ्ता साहब को कि ये फेक बजट पेश किया जाए। नहीं देखिए ना, IMF तो एक जो जब आपने IMF के साथ मीटिंग की थी, हमारे वजीर खजाना वाशिंगटन चले गए थे 24 अप्रैल को, 5 दिन के बाद हलफ उठाने के, और वहां उन्होंने वाज़ा कर दिया था कि हम एक नुक्ते के ऊपर आपसे बात करेंगे और आपको 1 इंच हिलने नहीं देंगे जो मुआहदा तय करके जा रहे हैं। वो मैसेज इतनी वाज़ह थी, इतनी 2 टोक थी कि अगर अदालत भी हुक्म करे तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है। आप किस तरीके से बजट को उसके खिलाफ बना सकते हैं? और फिर खुद आपने बजट को तब्दील तो किया ना, अगर तो जब 20 दिन के बाद तब्दील करके रुपए की कदर को गिरा के मईशत को तबाह करके अगर आपने ठीक किया तो आप पहले ही गलत नहीं बनाते, पहले गलत क्यों बनाया? और शाहिद साहब सिर्फ ये शायद साहब पॉलिसियां गलत तो नहीं बनाई, बहुत पॉलिसियां गलत बनाई है। मैं आपको बताऊं सर, हम लोग मैं आपका छोटा सा शागिर्द भी हूं, आपको काफी वक्त से फॉलो भी कर रहा हूं, 2007-8 से आपके साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। शाहिद साहब, अब जब गाड़ियों की हम बुकिंग कराते हैं तो गाड़ियों का जो PBO मिलता है ना, अब जो भी नई बुकिंग कराएगा उस पर एक चीज लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू स्टेट बैंक LC, कि यानी अगर मैं आपको दिसंबर की डिलीवरी दे रहा हूं गाड़ी की और उस वक्त स्टेट बैंक ने LC नहीं खोली मेरी, तो मैं यकीनन बाहर से CKD किट्स मंगवाता हूं गाड़ी बनाने के लिए, और आपको फिर जो है वो गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि स्टेट बैंक LC नहीं खोले। यानी माहौल इस वक्त डिफॉल्ट का क्रिएटेड है। मैंने आपसे कुछ वक्त पहले एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, आपने कहा हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, चाइना है हमारे पास, अफगानिस्तान है, इंडिया है, ये है, हमारी लोकेशन ऐसी है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। सर फिर आप अगर फॉरेन पॉलिसी का जायजा लें शाहिद साहब, तो ना चाइना हमसे खुश है, ना अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, ना ईरान हमारा दोस्त है, ना इंडिया हमारा दोस्त है, हमारे सारे पड़ोसी हमसे तकरीबन दुश्मन बन गए, बस चाइना की थोड़ी बहुत दोस्ती हमसे बाकी रह गई है, वहां पर ही मुसलमानों का क्या हाल है वो हम सब जानते हैं। कहने का मकसद यह है सर कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अलाइन नहीं है, हमारी मॉनेटरी, फिस्कल और फॉरेन पॉलिसी अलग अलग पेज पे चल रही है। जब तक ये एक पेज पे नहीं आएगी हम नहीं समझते कि मईशत को पैरों पे खड़ा कर सकेंगे। क्या आप समझते हैं कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, या अब भी आप यही कहेंगे कि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है? देखिए मोहतरम, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, आप बता दूं कि जिस वक्त आपके रिजल्ट गिर रहे थे, IMF का प्रोग्राम अभी मंजूर नहीं हुआ था, अभी आपको चंद दिन पहले चीन ने 2.3 अरब डॉलर का कर्जा दे दिया है। अगर वो ये नहीं देते तो फिर आप देखते कि हम कहां जाते। मैं वही अर्ज कर रहा था सर, 2017 से चीन ने ईरान को 400 अरब डॉलर लगा दिया सर, इन्वेस्ट कर दिया। हमारे तो CPEC के 100 पूरे नहीं हुए, 50 में रुक गए थे। मोहतरम, बात यह थी कि आप दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं। देखिए मेरी गुजारिश आप सुन लें, मैं बिल्कुल वाज़ेह बात कर रहा हूं। अगर मेरा मुल्क का वजीर खजाना ये कहता है
कि अगर हमने पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाए तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्ट दिवालिया की लफ्ज इस्तेमाल किया। आप सारी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए बात सुनिए, दुनिया बड़ी सेंसिटिव है। आप ये कहते हैं हम दिवालिया हो जाएंगे, आप ऐसे फैसले करते हैं जिससे इमेज खराब जाती है, मुल्क की इमेज खराब जाती है। आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। वही दुनिया ये सोच रही है चाहते क्या है, ठीक करना चाहते हैं। आपने गले में ढोल डाल के खुद ही पीट रहे हैं दिवालिया होने का। शाहिद साहब होने का सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए कि आप तीसरे हफ्ते में हमें शायद किस्त मिल जाएगी और इस वक्त भी आप देखेंगे कि दिवालिया होने से बचाने के लिए बहुत सी कुव्वतें मैदान में आ जाएंगी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मईशत को जो तबाही हो रही है क्या वो 1-2 साल में 3 साल में ठीक हो जाएगी? उसका जवाब है नफी। ये जो आपने गलत फैसले करके रुपए को गिराया है, मईशत को तबाह किया है, इस साल आपका ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा जाने वाला नहीं है। आपका महंगाई की शरह 20% पे जाने वाली है, अभी बढ़ने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। ये जो खराबियां होंगी क्या ये 1-2 साल में ठीक हो जाएंगी? ये है वो असल तबाही जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। और ये जानबूझ के दानिस्ता न्यू ग्रेट गेम का आपने जो है वो किया है। क्या आपने किसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है? बैरूनी अशराफिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे ही हमारी हुकूमत तब्दील हुई है या हम कहें रिजीम चेंज आया है, एकदम से असर पड़ा है। तो 1-2 महीने में क्या वाकई एकदम से पॉलिसी इतनी चेंज हुई है कि हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन की तरफ गया है ग्रोथ का, या फिर ये इंटरनेशनली सिर्फ इस वजह से कि एकदम से हुकूमत चेंज हुई है, पॉलिटिकली इतनी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बाहर की मुमलिकत हमें क्या कहेंगे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? कि ये एक बहुत बड़ी वजह है? मैं बेयकीनी को बड़ी अहम तरीन वजह करार देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं दोबारा कायम हूँ। मैं माजी में मुताबिक मिसालें दे सकती हूँ कि पाकिस्तान में जब रिजर्व गिरते हैं तो हुकूमत और स्टेट बैंक मिलकर अपने रिजर्व बढ़ाने के लिए महंगी शरह सूद पे पैसा लाते हैं। ये पहली दफा हुआ कि कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं की जा रही, सियासी झगड़ों में लगे नहीं। अगर ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहती $10 अरब के कर्जे महंगी शरह सूद पे ले आते तो ये बुरान पैदा ही नहीं होता। ये पुरस्कार का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, मैं इस पर कायम हूँ। ये आपने किस हिकमत अमली के तहत किस अशराफिया के मफादात, मतलब पाकिस्तान ऐसा गया गुजरा मुल्क खुदा न खास्ता नहीं है कि हम $100 अरब महंगी शरह सूद पे ना ला सकें। हम स्टेट बैंक और हुकूमत अगर चाहते तो मनी चेंजर्स के साथ, एक्सचेंज कंपनी के साथ ब्रीजिंग करके। राइट शाहिद साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर यहाँ तो चाहती नहीं है शाहिद साहब, यहाँ कोई चाहती नहीं है। चाहते एक ही है कि मेरे अकाउंट में पैसे भर जाए, चाहते कि मेरा बड़ा घर आ जाए, चाहती यही है कि मैं यहाँ से सारा पैसा लूट के बाहर ले जाऊं, चाहत यही है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, मेरी सियासी पार्टी सबसे आगे हो, चाहे फिर मुझे हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, मुल्क को बेचना पड़े, मुल्क का सौदा करना पड़े, दीन ईमान इंसान किसी का भी सौदा करना पड़े, मैं तैयार हूं। ये वो स्टेट है हमारे पॉलिटिशियंस की जिसकी वजह से पाकिस्तान खतरे में है। प्लीज पाकिस्तान को बचाइए। अगर हम सब ना मिले तो इस वक्त मईशत खतरे में है। खान साहब ये कह रहे हैं, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, वरना जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूके, दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमिक पावर डिफॉल्ट कर चुकी है और फिर अपने पैरों पर खड़ी हुई है। जब तक हम गिरेंगे नहीं, हमें डिफॉल्ट की चोट घुटनों पे लगेगी नहीं, हम ये चोरी बंद करेंगे नहीं, हम ये 2 नंबरी बंद करेंगे नहीं, ये स्मगलिंग बंद करेंगे नहीं, टैक्स चोरी करना बंद करेंगे नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है मेरा ये कहना कि हम डिफॉल्ट करें ताकि हम IMF को बोल सकें कि 4 साल तक हमसे सूद पे कोई इंटरेस्ट मत लेना, हमें डिस्काउंट देना हमारे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हम हर साल $20-25 बिलियन डेट सर्विसिंग में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पर सैडली हमारे हुक्मरानों को सियासत प्यारी है पाकिस्तान। अभी तो फिलहाल सिर्फ पंजाब असेंबली का जोर ही चल रहा है। आज देखेंगे कि होना क्या है क्या नहीं है। लेकिन खैर आगे बढ़ाते हैं शो को और बात करते हैं। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छी मजे की तेज बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जहाँ बारिश होती है वहाँ नज़ला, जुकाम, खांसी, पेट दर्द, डायरिया, फूड पॉइजन जैसे जो बीमारियाँ हैं वो वायरल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हमें कुछ एलर्जी हो जाती हैं, स्किन पे एक्ने हो जाती है, पिंपल हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनकी स्किन मजीद ऑयली हो जाती है, जिनकी स्किन ड्राई है उनका टी जोन एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। स्किन के बड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए वेरी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट। अक्सर मेरे शोज पे आप उनको देखते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका बताने का अंदाज बहुत अच्छा है, मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत अच्छी हमें रेमेडीज बताते हैं। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं डॉक्टर काशिफ मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, कैसी आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर काशिफ, इंट्रोडक्शन के बाद काशिफ भाई मेरा तालियां बजाने का दिल चाह रहा है। वेलकम टू द शो। जी वर्दा।
जी नहीं, डॉक्टर काशिफ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं हमेशा बताती हूँ डॉक्टर काशिफ के हाथ में शिफा भी है और इन्होंने ये ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स बता देते हैं शायद बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स कुछ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर पाए, लेकिन स्किन के बारे में या डर्मा के बारे में डॉक्टर काशिफ से बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा उससे कहती हूँ, ऑन एयर ये बात कह रही हूँ और मैंने खुद इनसे ट्रीटमेंट करवाया है तो आई नो हिम वेरी वेल। अच्छा डॉक्टर काशिफ साहब ये बताइएगा कि फीमेल में मर्द हज़ार में भी खासतौर पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ख़वातीन क्योंकि अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो बारिश का सीजन है, उसमें एक तो कहते हैं कि आपके व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपका टी जोन एरिया जिनकी ड्राई स्किन है उनका ऑयली हो जाता है, जिनकी ड्राई स्किन है उनकी स्किन मजीद ड्राई हो जाती है, स्किन अनइवन होती है, खुरदरी सी लगती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, जो वेदर होता है आजकल जो हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी हल्की धूप हो रही है, ह्यूमिडिटी भी हो रही है, तो इस वेदर में आपका सीबम प्रोडक्शन जो आपकी स्किन पे होता है, फेस पे खासतौर पे वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्नी भी बढ़ जाती है। एक्नी बढ़ने का मेन रीजन होता है वेदर, हॉट ह्यूमिड वेदर। आजकल बारिश का सीजन भी है, लेकिन देखिए एकदम गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ऑफकोर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं कहता हूँ सही फेस वॉश आप यूज करें। ग्लेमोर फेस वॉश आ रहा है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। दूसरा एक और चीज जो मैंने अभी देखी, मैं बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के, फंगस बहुत हो रहा है क्योंकि गंदे पानी की वजह से आप नहा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बच्चे खासतौर पे फंगस लेके बहुत आ रहे हैं। अच्छा, फंगस जो होता है एक से दूसरे को लग जाता है, इसके अंदर आपको तौलिया अपनी अलग रखनी होती है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स आते हैं। और ये ख्याल रखिए अब जैसे ही आप बारिश से आए तो फौरन अपने आप को सुखाएं या फिर नहा के सुखाइए। बारिश के पानी को जितनी देर तक बॉडी पे लगा रहेगा फंगस कॉज करने का बहुत बड़ा खदशा हो जाता है। डॉक्टर काशिफ, हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ? कि बॉडी पे अक्सर कभी कभी हम देखते हैं कि रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं या एक राउंड पैच हो जाता है, उस पर इचिंग होना शुरू हो जाती है। स्टार्ट में हम समझते हैं किसी चीज़ ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, लेकिन फिर वो फैलना शुरू हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए उसकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि आप अगर आप देखें तो बहुत आसान ये कि फंगल इन्फेक्शन में गोल गोल दायरे बन जाते हैं, या एक थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा डिमार्केशन होगी, आम जबान में रिंग वर्म भी कहते हैं जिसको, ठीक है। एक्जिमा जो होगा पूरा उभरा हुआ होगा। अच्छा, और याद रखिएगा वर्दा कि दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा। एक्जिमा जो कि चंबल है और फंगस जो कि दाद है, दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। अब आपने उसको सही पहले आइडेंटिफाई करना है, हमें दिखाना है और फिर उसके ट्रीटमेंट्स लेने हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, खारिश। इचिंग का बहुत बड़ा मसला होता है, तो इचिंग की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। आजकल एक आइवरमेक्टिन टैबलेट आ रही है जो आप सुबह खा सकते हैं, उससे नींद नहीं आती। बाकी सारी इचिंग की टैबलेट से नींद आती है, तो वो मैं रेकमेंड करता हूँ कि रात में सोने से पहले आप खाएं। सही। अच्छा, और ये आप जब स्लीपर्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, आपके टो एरिया पे वहां पे भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, राइट? If I'm not जी wrong. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो भी फंगस की तरह होता है। अच्छा, कुछ लोगों के टोज के बीच में व्हाइट से कैंडिडाइज हो जाता है, फील होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो या फिर आपके लिम्स में यहाँ पे फिंगर्स की साइड पे भी आपके यहाँ पे अक्सर आप कहते हैं कि हम किचन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है, तो उसकी क्या वजह क्या है? यही होता है, फंगल इन्फेक्शन ही होता है। वो भी किस्म का फंगस है। उसमें आपको ये बार बार आपको करना है कि आपको अपनी फेस को या आपकी पैर के बीच में जो वो है आपके टोज हैं उनको ड्राई रखना है। मैं तो ये भी कहता हूँ वजू जब करें तो फौरन पैर और हाथ को ड्राई कर लिया करें। जितनी देर तक पानी रहेगा लगा रहेगा उतनी देर तक वो फंगस में तब्दील हो सकते हैं। आपको पता है बारिश का पानी साफ नहीं होता और नमी भी रहती है। बहुत कॉमनली आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। अटोपिक पेशेंट्स के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? मेरी बेटी है, शी इज अटोपिक एंड शी इज अबाउट 12-13 इयर्स ओल्ड, और वो बचपन से उसको स्किन का प्रॉब्लम रहा है। तो मैंने तकरीबन हर क्रीम यूज़ कर ली है, वो 4000 वाली भी, 5000 वाली भी, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया भी, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, फिर वही सिचुएशन हो जाती है, विंटर्स में ज़रा ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। उसमें से क्या रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप मुझे दिखाइए, और बोल की तरफ से आप मेरी तरफ से फ्री कंसल्टेशन आपके लिए है, दिखा दीजिए। मैं टीवी पे कंसल्टेशन करता हूँ सर। मैं जो ना डॉक्टर्स के पास वैसे कम जाता हूँ ना, मेरा ईमान जरा डॉक्टर्स पे कम है, अल्लाह पे ज्यादा है। मैं जिक्र करता हूँ और सही हो जाता हूँ। मुझे डॉक्टर साहब कुछ बताइए, बहुत सारे मेरे जैसे अटोपिक पेशेंट्स होंगे, कुछ मुझे आप नुस्खा दीजिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप उस बच्ची का स्टूल डीआर जरूर। स्टूल डीआर में अक्सर बच्चों के स्टमक वर्म्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ऑफ एंड ऑन आपको स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर एक IgE ब्लड टेस्ट है जो आपकी सेंसिटिविटी बताता है। हमें पाकिस्तान के अंदर वी आर एक्चुअली पाकिस्तान में स्पेशली कराची में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। तो आपको उस बच्ची को थोड़ा सा समझाना है कि वो रंगीन कलर चीजें ना खाए,
दूसरी एक और चीज़ ये करें कि बेसिकली नेचुरल चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। ये 2 टेस्ट करा के मुझे ज़रा व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आगे बता दूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि अगर ये टेस्टिंग ना हो तो फिर हमें अंदरूनी, बिकॉज आई एम अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, आई लव टू इन्वेस्टिगेट, हमें रूट कॉज तो पता चले। जैसे आपने कहा आपने बहुत ट्रीटमेंट्स कराए, आई एम श्योर ठीक भी हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। दैट मीन्स कोई अंडरलाइन कॉज है जो अंदर है रहा है, तो उसको हमें फाइंड करके आइडेंटिफाई करना है। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें आगाह फंगल इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है, मौसम में नमी है, घर में भी नमी होती है। हम कभी कभी सोचते भी नहीं कि वजू करके हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि जी खुद ही ड्राई हो जाएंगे हाथ पैर, लेकिन हमारे लिम्स में या फिर हमारे फिंगर्स के बीच में, पैर में, या अगर हमारी नेक एरिया पे ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, फंगल की सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर ये फैलता है और ये दूसरों को भी लगता है। इस वक्त तो पूरे मुल्क को ही करप्शन, चोरी और 2 नंबरी का फंगस लगा हुआ है। अल्लाह वो ताला तो हमारे मुल्क को इस फंगस से निकाले। जब तक ये फंगस मुल्क से नहीं उतरेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहरान उरूज पर है। मईशत का हाल हम जानते हैं, डॉलर की उड़ान, बिजली के बिल, गैस गायब, सब कुछ होने के बावजूद हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फैसला किया कि हम शो में आज कुछ मनोरंजन करेंगे म्यूजिक के साथ और कुछ गाने सुनेंगे। जी वर्दा, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है तला। जहाँ पे इतनी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, वहाँ पे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देता है, आपकी रूह को सुकून देता है म्यूजिक। तो म्यूजिक बहुत जरूरी है, लेकिन म्यूजिक से पहले जो सियासी सूरत हाल चल रही है, एक घमसान की जंग पंजाब में इस वक्त हो रही है। लाहौर में हम देखेंगे कौन बनेगा पंजाब का सीएम, तो उसकी तो सितारों का रुख कर लें तला। कहें कौन बनेगा अरबपति, जानने के लिए सितारों का रुख कर लेते हैं। जी चलते सितारों से पूछे कौन कौन से जो एमपीएस हैं वो बिकने वाले हैं और कितने में वाले हैं, कितने नहीं बिकने वाले हैं, क्या सूरत हाल है। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है, वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर, हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग बताती हैं और कुछ हद तक हमेशा उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो काफी हद तक सही भी साबित होती हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले वेलकम कहते हैं उनसा शाह को। अस्सलाम वालेकुम उनसान, वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। बारिश एंजॉय कर रही हैं आप या पर्दे बंद किए हुए आपने, जो नजर आ रहा है मैं आपके पीछे? नहीं, मैं कोयटा में हूँ, मैं कराची में हूँ नहीं, तो बारिश का कुछ यहाँ पर पता नहीं चल रहा। चलें फिर आपके लिए तड़े मशे। उनसा मैं तो सुबह से वेट कर रही हूँ, तलहा भी थोड़ा लेट आए, मैंने कहा कोई आएंगे तो साथ में कुछ पकोड़े शकोड़े समोसे चाय कुछ लेके आएंगे, लेकिन तलहा भी खाली हाथ आ गए। हमारे कैमरामैन भाई साहब भाई भी हैं, वो भी थोड़ा लेट आए, मैंने कहा शायद वहाँ से कुछ उम्मीद है। इस वक्त कुछ ये मनाजिर भी हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। यकीनन आज लाहौर में हम जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में है, इमरान खान भी लाहौर में है, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप पूरे मुल्क की लाहौर में है। होटल में दोनों पार्टीज के कारकुनान एमपीएस मौजूद हैं, पीटीआई के भी कारकुनान हो, नून लीग के भी कारकुनान हो, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है कौन कब कहां से पैसे लेकर भाग जाए, कैसे भागे, कोई बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कोरोना हो जाए, कोई बोले 14 दिन के लिए मैं अंदर जा रहा हूं, और पैसे लेके वो साइड पे हो जाए और किसी को मालूम ना पड़े। तो इस वक्त बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल है, इसलिए आपकी प्रेडिक्शन उनसा बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उनसा तलहा ने पूछ लिया है आपसे सवाल प्रेडिक्शन करने का, तो जवाब तो तलहा उनसा फौरन जवाब बनता है। जी देखिए, सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गर्मा गर्म नज़र आ रही है और आज का जो दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो उसकी वोटिंग होगी। खैर कार्ड्स के मुताबिक जो है वो आज की एनर्जी जो है द स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए पाकिस्तान जो है वो काफ़ी बर्डन का शिकार नज़र आ रहा है। अगर पॉलिटिकली हम देखें तो अवाम और मुल्क की सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। आगे मुझे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और जो है प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो सियासी लिहाज से सेटलमेंट नज़र नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। हर चाहती है कि उसका जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़े, लेकिन उनसा पंजाब का सीएम बनता हुआ कौन नज़र आ रहा है आपको? परवेज इलाही या हमजा शहबाज? देखिए कार्ड जो है वो दोनों के बड़े जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग कार्ड है। द एम्परर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एम्परर का कार्ड जो है वो हम परवेज इलाही साहब के लिए है, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, हमजा शहबाज का कार्ड है। मुझे लगता है कि
हमजा शहबाज जो है वो अभी भी उम्मीद है सीएम बनने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर द एम्परर का कार्ड बड़ा पावरफुल कार्ड होता है, अथॉरिटी का कार्ड होता है, और जो फेवर जो है वो मुझे परवेज़ इलाही साहब के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो 4 नंबर स्ट्रॉन्ग है, एम्परर का कार्ड पर 10 नंबर है। तो हमजा शहबाज की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि वो उनकी जो सीट है वो बरकरार रहे, उनकी पोजीशन जो है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, डिफॉल्ट करेगा? आपके सितारे क्या बता रहे हैं? देखिए पोजीशन कार्ड्स में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर का कार्ड है। हालात तो अच्छे नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के। एक मिनट, हैंगमैन का कार्ड दिखाएगा। हैंगमैन वही होता है ना जो फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है, उनसा जी। हैंगमैन देखिए, यानी ये आप कह रहे हैं उनको फांसी के फंदे पे उल्टा लटकाया हुआ है पैर से। आपका कार्ड तो और खतरनाक है, ये कार्ड देख के तो मुझे और डर लग रहा है उनसा। ये तो पैर से लटका हुआ, यानी गर्दन से भी नहीं लटकाया गया ताकि जल्दी मर जाए, पैर से लटकाया हुआ ताकि कतरा कतरा करके खून उसका सर में जमा हो और बड़े आराम से मरे। ऐसे ना करें उनसा। अब जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है मायूसी और नाउमीदी का कार्ड होता है, हैंगमैन का कार्ड होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन मैं आपको जबरदस्त कार्ड जो फ्यूचर का नजर आ रहा है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये हैप्पीनेस का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। अब मुझे लगता है कि आगे जाके यानी कि ये जो सियासी माहौल जब थोड़ा सा सेटल होगा, 3 माह के बाद जो है पाकिस्तान जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, इकोनॉमी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की तरक्की नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद जैसे ही मामला सेटल हो जाएंगे सियासी तौर पर, मुझे मुल्क में पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फ्यूचर अच्छा है। हाँ, पास्ट और प्रेजेंट अच्छा नहीं है। पाकिस्तान सफर कर रहा है। उनसे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? कमाल तो ये है ना वरदा कि पहले हमें लटका के मारा जाएगा, फिर हम 3 माह बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अभी तो हालात यही चल रहे हैं हमारे। खैर, थैंक यू सो मच उन सब जुम्मे का दिन है भाई, दुरूद पढ़ो पाकिस्तान के लिए हमारे लिए, और बताया कि पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी रहेगी। एक खबर मेरे पास और भी आई, अभी फ्रेश अपडेट ही आई है कि एक हमारे साबिक ब्यूरोक्रेट है फॉरेन डिपार्टमेंट के, तारिक फातमी साहब, शायद अभी फिर से एक्टिव हो गए हैं नून लीग की हुकूमत आने के बाद, और इस वक्त दोबारा अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं, बड़े इदारों से मिल रहे हैं, हुकूमत हिलाने के लिए, गिराने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि यकीनन चैलेंजेस हो गए। हम यही देखते हैं कि जब मुल्क के कमज़ोर सियासी प्लेयर्स अपनी सियासत को ग्राउंड पे जीत नहीं पाते हैं तो फिर अमेरिका से मदद मांगते हैं। ये आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, तारिक फातमी साहब फॉरेन ऑफिस के बड़े फेमस ये ब्यूरोक्रेट हैं, और ये फिर इस वक्त अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस का वक्त है, आम इंतखाबात हों, बल्दियाती हों, ज़िमनी हो, नए आर्मी चीफ ने भी इस साल आना है। यकीनन हमें मालूम होना चाहिए, और हम ये जानते हैं पिछली रजीम चेंज के बाद कि अमेरिका पाकिस्तान में नए लीडर्स का तयन करने में कितनी दिलचस्पी रखता है, कितना पैसा खर्च करता है। जरदारी साहब अपनी जेब से तो नहीं एमपीएस खरीद रहे होंगे? डेफिनेटली तो पता है कि पैसा कहां से आ रहा है, आवाम का पैसा इसे तो लुटाया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ाते हैं शो माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं, और क्योंकि टेंशन है, डिप्रेशन है, तो थोड़ा सा आपका मूड अच्छा करते हैं कि मौसम भी बाहर इतना अच्छा हो, बारिश हो रही है भाई, थोड़ी मौसीकी जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये बात आप सब जानते हैं, और आज ऐसा ही एक टैलेंटेड नाम हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद खान हमारे साथ हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सिंगिंग में अपना नाम बनाया है बल्कि एज एन एक्टर भी वो काम कर रहे हैं, और साथ ही अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी रन कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो भाई उबैद खान से मुलाकात करवाते हैं आपकी। गंदे गंदे नाले जब कीचड़ में मिल जाए, चलती फिरती सड़कों पर हम ट्रैफिक में फंस जाए, देकर नहाने को, डूब के मर जाने को, गालियां सुनाने को, सबसे लड़ जाने को, ऐसा कोई पीएम हो, ऐसा कोई सीएम हो, ठीक सिस्टम जो कर जाए। क्या बात है उबैद खान, ये तो दिल से निकली है, दिल की गहराइयों से निकली है। फिक्र नहीं करो, आज जो है ना डैडी पीएम बेटा सीएम नहीं रहेगा, आज हालात थोड़े से बदलने वाले हैं। शायद आपके गाने की बहुत सारे मिसरे जो है पूरे हो जाएंगे। मुझे लेकिन वाह, ये अभी दिल से इतना गाना निकला है आपके रास्ते में आते हुए कि यही सूरत हाल थी। मैं सोच रहे मजबूर ये हूँ, गंदे नाले, नंगी तारे, नीले अंबर से आपने कैसे जोड़ी?
इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है और जो आज दिल से निकला है। मुझे लग रहा है गाड़ी में एक गाना चल रहा था नीले अंबर और आप कराची की सड़कों पे जा रहे थे और ये मैं सोच रहा था कोई एक ऐसी सड़क आ जाए जिसमें थोड़ी सी तेज भगा लूं और मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं। आप गाड़ी में आते हुए यही गाना गाते आ रहे होंगे और आपने कहा कि बस मैं आज शो में जाके यही गाना गाऊंगा, ये मेरे दिल से निकली हुई आवाज है, लेकिन बहुत ही सुरीली और बहुत अच्छी आवाज है। इसके लिरिक्स जो आपने खुद लिखे हैं? नहीं, मेरे दोस्त ने लिखे हैं, बहुत औसम लिखे हैं। ये हर शख्स के, हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज है। आपके दोस्त ने लिखे हैं, उसको क्यों नहीं लेकर आए, अकेले आ गए? मैंने बात की थी लेकिन उन्होंने कहा कि सोलो टोपी करा गया। अच्छा, नहीं हमारे प्रोड्यूसर ने टोपी करा। प्रोड्यूसर साहब जुल्म ना किया करें यार, टैलेंट के साथ जो उनकी सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उनको आने दिया करें। ये नाजायज कर देते हैं आप बहुत ज्यादा, प्लीज अगली बार ना कीजिएगा। अच्छा खैर उबैद, आप ही बताएं, प्रोडक्शन हाउस ही माशाल्लाह रन करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, इतने मल्टी टैलेंटेड हैं आप। तो सिंगिंग डांस भी करता हूं, शादी भी किया, शादी नहीं भी होगी भाई। अभी तो बेचारा वो जवान सोलो है ना, अभी इतने जिंदगी जी ले, अपनी जिंदगी जी ले सिमरन, यही सोच रहा हूं। सिंगल ऑलवेज रेडी टू मिंगल, राइट? अभी ये बैचलर लाइफ से अच्छी लाइफ होती है, इजी इंस्टेंट एंजॉय करता है। हाँ, ये है वैसे बेस्ट है ना, सही बात है, सही है। आपके शौहर भी सुन रहे होंगे। मेरे शौहर सुनने कोई मसला नहीं, मैं खुद कहती हूँ कि भाई आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करें फिर शादी करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताएं उबैद के पहले किस चीज़ का शौक था? सिंगिंग का शुरू से शौक था या एक्टिंग का शौक था फिर सिंगिंग में आए? मैं 2013 या 14 से एक्टिंग कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर। उसके बाद मैंने काफ़ी जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के टॉप, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। हम टीवी पर मैं काम कर चुका हूँ अहमद अली भट्ट सर के साथ, मिस्टर शमीम में। उसके बाद अभी रिसेंटली 1-1.5 साल हुआ है मुझे सिंगिंग प्रोफेशन में। इससे पहले मैं एक्टर था और डांसर था, अब जाके मैं सिंगिंग की तरफ भी आया। और इसके अलावा मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें मैं डिजिटल एड्स बनाता हूँ, प्रोडक्शन से लेकर प्रमोशन सब चीज़ें होती हैं उसमें। इसके अलावा मैं अपना एक यूट्यूब पर एक कॉमेडी शो लेकर आ रहा हूँ अनकरीब, और बहुत सारे एल्बम और वेब सीरीज आ रही हैं, तो प्रॉपर तरीके से मैं इंशाल्लाह लॉन्च प्रॉपर तरीके से अपने आप को लॉन्च आपने आपको लॉन्च करने वाले हैं। वोट किसको देते हो? दिया था इमरान खान। आप किसको दोगे? नो आइडिया। नो आइडिया क्यों भाई? सोचा तो इमरान खान का ही है, और कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा आपको? द बेटर इवन ऑप्शन। तब आप हर चीज में सियासत को लेके आ जाते हैं भाई, हमें थोड़ी एंटरटेनमेंट की बातें करें, पूछें फिर सियासत करें। घर में बर्तन कौन धोता है भाई? काम वाली। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात थी यार। वर्दा कंटिन्यू। भाई अपने बारे में बताइए, जैसे आपने बताया कि आपने अभी एक्टिंग भी की, सिंगिंग आपने किसी से प्रॉपर सीखी है या फिर आपने खुद से ही करना सीखा? तो किस तरह से, मैं अभी देख रही थी कि आपने नोट सेट कर रहे थे आप, तो किसने आपको ट्रेनिंग दी इस चीज़ की? ट्रेनिंग तो मुझे किसी ने भी नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक नेचुरल टैलेंट होता है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन इसमें जो मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बचपन से हम लोग साथ हैं, ताबिश भाई, सैयद ताबिश हुसैन बुखारी, तो उनको भी नहीं लाया आप? मैंने बोला प्रोड्यूसर साहब बहुत आप जुल्म करते हैं। ये जो गाना है, जो इसकी जो ऑडियो प्रोडक्शन है जितनी भी है, वो ताबिश हुसैन बुखारी। अगली बार आए तो ताबिश बुखारी साहब को जरूर लाना है कि मैं नेक्स्ट टाइम लाजमी तो लेकर आऊंगा। ये गाना अब तक सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ है, आपने ये लॉन्च नहीं किया सोशल मीडिया पे, या क्या अभी तक हुआ है? ये जो गाना है, वायरल हुआ हुआ है, ये बहुत वायरल है। बेसिकली मैंने लास्ट ईयर बनाया था बारिशों में। इसमें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपका गाना खरीदने को तैयार होगी कि भाई हमारी पॉलिटिकल कैंपेन का गाना बनेगा, गंदे गंदे नाले, नंगी नंगी तारें। आई एम रेडी। कितने में बेचेंगे ये गाना? गाना कितने में बेचूंगा जी, सवाल है, जवाब दे। ऑलरेडी तो ऑन एयर हो चुका है, हो चुका है। पर कोई अगर पॉलिटिकल कैंपेन अगर इसको यूज करना चाहे तो आप जाहिर सी बात है उनको पैसे तो चार्ज करेंगे, फ्री में तो नहीं देंगे। कितने पैसे में देंगे? क्योंकि इसका ड्यूरेशन छोटा है, कम है, तो मिनिमम 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख इतना सस्ता? बहुत कम है, यहाँ तो करोड़ों में बातें होती हैं। इतना सस्ता? उबैद आप बहुत सस्ता दे रहे हैं। दिखवा दे 5 लाख में। आजकल हालात बहुत टाइट है भाई, 5 लाख रुपए भी निकालना लोगों से बहुत मुश्किल हो गया होता। जब हॉर्स ट्रेडिंग में आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 लाख की बात भाई, वहाँ पैसा उनकी जेब से थोड़ी ना जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए पैसा कौन से मुल्कों से आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेकिन ये तो ऑन एयर हो चुका है ना, अगर ये मुझे कहेंगे नया बना के तो उसकी रेट ऑन एयर में गाने आराम से बिकते हैं, और आई एम श्योर आपने गाने बनाए। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब की रिक्वेस्ट आ रही है। उबैद ये बताएं कि आप इस तरह के गाने बनाते हैं या कभी कोई प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहे हैं, किसी कोई ओएसटी में भी आप काम करें कि आपका एक टेलीविजन से मुकाबला सख्त, लोग कह रहे हैं अपने गाने ज्यादा सुनाएं, लोग आपके गाने सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं, मचल रहे हैं, जल बिन मछली की जरूरत। बहुत सारे गाने मैंने किसी एक कंपनी है उसके लिए मैंने एक एंथम सॉन्ग बनाया है, वो भी जल्द रिलीज होने वाला है। इसके अलावा इसी से सोशल इश्यूज से रिलेटेड मैंने और भी सॉन्ग्स बनाए हैं। कोई एक और अच्छा ऐसे ही 14 अगस्त के लिए ना एक अच्छा सा गाना बनाएगा जिसमें ना आपके सारे जख्म ताज़ा हो जाए ना, हमारे 75 सालों के। पेट्रोल हो गया है महंगा, क्या बात है।
और महंगा हो गया है डॉलर। हटो बच्चों, आटा घर पे खत्म हो रहा है और जॉब नहीं है मेरी वाइट कॉलर। चीनी चावल पत्ती दूध सेब केला और अमरूद लेने जब भी जाता हूँ शर्मिंदा हो जाता हूँ, हो गया सब मेरी पहुँच से बाहर। अब घबराने की इजाजत दी जाए या फिर टैक्स में थोड़ी कमी तो की जाए। अब घबराने की इजाजत दी जाए, इस तब्दीली से इमदाद मेरी कर दी जाए। दाल लेने के हूँ नहीं काबिल, गोश्त खाने से हो गया कासिर। अद्वियात कर ले आऊं तो एक झटके में हो जाए तनख्वाह फारिग। गोभी कद्दू और धनिया बर्बाद कर दे मेरी दुनिया। ट्रांसपोर्ट टूटी सड़कें, क्या मिलेगा मुझको डर के, हो गया सब मेरी पहुंच से बाहर। अब घबराने की इजाजत दी जाए या फिर टैक्स में थोड़ी कमी तो की जाए। अब घबराने की इजाजत दी जाए, इस तब्दीली से इमदाद मेरी कर दी जाए। घबराने की इजाजत दी जाए भाई, और गोभी कद्दू वाली लाइन ने तो हिला दिया था, बहुत आला। धनिया ने दुनिया हिला दी। आई थिंक आप इस वक्त जो आपके लिरिक्स हैं ये सबके दिल की आवाज है। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबकी दिल की आवाज बने और लोगों की नुमाइंदगी की। अब बहुत वक्त की जरूरत है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। ये सारे गाने लोगों का माइंडसेट क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब घबराना नहीं है, मत बोलना। अच्छा, एक जल्दी से क्विकली जवाब देते हैं मुझे, फिर हमारे क्लोजिंग का टाइम हो गया कि शो खत्म हो रहा है। आप ये खुद से सोच के ही बनाते हैं गाने कि नहीं ऐसे ही गाने बनाने हैं, या फिर जैसे अभी मैं रोज बटवा खोलता है, मैं सोचता आज कौन सा। जल्दी से बताता हूँ कि ये सोशल इश्यूज के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हो रही हैं, वीडियोस बन रही है, शॉर्ट फिल्म बन रही है, गाने नहीं बन रहे। तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर गाने बनाए जाएं सोशल इश्यूज के ऊपर। एशिया में यहाँ गाने नहीं बन रहे। दूसरी चीज, ये गाने भी आएंगे लेकिन जो मेरा असल काम है, मेन काम है, प्रॉपर वो भी होंगे। चलें जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू उबैद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। उबैद खान को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इज डूइंग ग्रेट जॉब। हमारे शो का वक्त तमाम हुआ है, तला वर्दा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मंडे को आपसे मुलाकात होगी शायद एक नए पाकिस्तान में, एक नई हुकूमत के साथ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।